दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। मलयालम फिल्मों का एक हीरो है जो बाबा गुरमीत राम रहीम का छोटा भाई दिखता है। इसका नाम है मोहनलाल। इस जैसे दिखने वाले हीरो ने एक फिल्म का डायरेक्शन किया है जिसका नाम है बर्रोज। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म का डायरेक्टर भी यही है, राइटर भी यही है, हीरो भी यही है। और ये फिल्म 27 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। लेकिन कमाल यह है कि इस मलयालम फिल्म को हिंदी में डब करके रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि जैसा दिखने वाला मोहनलाल ऐसा मानता है कि जो हिंदी दर्शक है वो अपना घर बार मकान दुकान बेचकर उसकी फिल्म को देखने जाएंगे। ये अलग बात है कि हिंदी दर्शक जानते ही नहीं है कि ये जैसा दिखने वाला हीरो किस प्रजाति का है। एक्चुअली पिछले कई सालों से साउथ के सभी फिल्म मेकर्स को ये बीमारी लगी हुई है कि उनको अपनी हर फिल्म को पैन इंडिया बताना है और उसको डब करके हिंदी में रिलीज करना है। ये अलग बात है कि साल में 1-2 फिल्में ही चलती है, बाकी कोई भी फिल्म नहीं चलती। लेकिन क्योंकि फिल्म पुष्पा 2 बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है हिंदी में, तो यही वजह है कि अब अगले 2 सालों में जितनी भी फिल्में साउथ में बनेंगी उन सब फिल्मों को पैन इंडिया बताया जाएगा, उन सब फिल्मों को डब करके हिंदी में रिलीज किया जाएगा। साउथ फिल्मों का एक और बहुत बड़ा हीरो है जिसका नाम है मोहन बाबू। इस बंदे ने अपने बच्चों की परवरिश इतनी कमाल की है कि इसके बेटे ने ही इस पर केस कर दिया है। अब जब इतने फेमस एक्टर के बेटे ने उस पर केस किया है तो जाहिर सी बात है मीडिया तो मजे लेगा। तो मीडिया वाले उसके घर पर पहुंच गए ये जानने के लिए कि भाई आप दोनों में हुआ क्या है, बेटे ने आपके ऊपर केस क्यों किया है। और मीडिया वालों को देखकर मोहन बाबू भड़क उठा। मोहन बाबू ने एक पत्रकार को पकड़कर पीट दिया और यही वजह है कि पत्रकारों की एसोसिएशन ने मोहन बाबू के खिलाफ धरना दे दिया है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी बिल्कुल बेकार गई, वेस्ट गई। आपने इस दुनिया में रहकर कुछ भी नहीं कमाया, कुछ भी नहीं किया, अगर आपके बच्चे ही आपके ऊपर केस कर देते हैं। अगर आपके बच्चे आपसे इतनी नफरत करते हैं कि आपके ऊपर केस कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं की। बॉलीवुड में 2 भूले बिसरे एक्टर हैं, एक है मुश्ताक खान और दूसरा है सुनील पाल। इन दोनों का ही ऐसा कहना है कि भाई इनको मेरठ बुलाया गया था और वहां मेरठ में बुलाकर इनको किसी ने किडनैप कर लिया था और फिर किडनैपर्स ने इनसे पैसे लिए, तब इनको छोड़ा। लेकिन मेरठ की पुलिस को इस दाल में कुछ काला नजर नहीं आ रहा है, बल्कि मेरठ की पुलिस को यह लग रहा है कि पूरी दाल ही काली है। जिस लवी पाल को इन दोनों का किडनैपर बताया जा रहा है, उसी के साथ बात करते हुए सुनील पाल की आवाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। लेकिन सुनील का ऐसा कहना है कि ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल उसकी आवाज नहीं है। आप घबराओ मत, आपका किसी का नाम नहीं लिया मैंने और किसी का कुछ नहीं मिला। अरे वो पूरा मीडिया फीडिया सब न्यूज वाले सब ने साइबर क्राइम से सब पकड़ लिया ना, क्या करें अभी, सब कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई। मेरठ पुलिस का ऐसा मानना है कि इन दोनों ने ही जानबूझकर यह कहानी गढ़ी है कि इनको किडनैप किया गया था। एक्चुअली कुछ दिनों पहले इन दोनों की ही एक फिल्म आई थी। जाहिर सी बात है कब लगी होगी, कब उतर गई होगी, किसी को पता नहीं, क्योंकि ये दोनों बेचारे इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि इनकी फिल्म का किसी को पता लग जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरठ पुलिस का ऐसा मानना है कि ये दोनों ही अपने अगवा होने की झूठी कहानी बता रहे हैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए और अपनी फिल्म को चर्चा में लाने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इनको सच में किसी ने किडनैप कर लिया होता तब भी हिंदुस्तान के लोगों को यह पता नहीं चलता कि इनकी फिल्म कब रिलीज हुई है और कब नहीं हुई है। अब जो इन दोनों ने करना था वो तो कर लिया, इन्होंने जो कहानी बतानी थी वो बता दी। अब मेरठ पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि हकीकत क्या है। और अगर मेरठ पुलिस को ऐसा पता लगा कि भाई वाकई ही इन दोनों ने झूठी कहानी बताई है, तो फिर इन दोनों पर ही केस हो सकता है, ये दोनों खुद ही जेल जा सकते हैं। कसम रावण की सन्नी देओल ने एक बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट दे दिया है। जब एक पत्रकार ने पूछा सन्नी देओल से कि भाई बॉलीवुड बर्बाद क्यों हो रहा है, फिल्में क्यों नहीं चल रही है, आपको इसकी क्या वजह लगती है कि हिंदी दर्शक साउथ की फिल्में देख रहे हैं लेकिन हिंदी फिल्मों को नहीं देख रहे हैं। सन्नी देओल ने कहा कि बॉलीवुड को बर्बाद करने वाले हैं कॉर्पोरेट हाउसेज,
जो ये कॉरपोरेट हाउसेज हैं, इनमें जो काम करने वाले हैं उनको फिल्मों का ABCD कुछ भी पता नहीं है, लेकिन क्योंकि पैसे उनके हाथ में हैं तो फिल्में वही बनेंगी जो वो बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि बॉलीवुड दिन ब दिन डूब रहा है। और मेरे हिसाब से जो सन्नी देओल ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। मैं 100% सन्नी से इत्तेफाक रखता हूं। 2 दिन पहले धर्म जी का जन्मदिन था और जन्मदिन के अगले ही दिन धर्म जी पर FIR हो गई दिल्ली में। एक्चुअली दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, यानी कि उस पूरे एरिया में एक बहुत फेमस ढाबा है जिसका नाम है धर्म गरम, और बताया जाता है कि इसके प्रमोटर हैं धर्म जी। तो संजीव कुमार नाम के एक आदमी ने दिल्ली में FIR कराई। उसने बताया कि 2021 में उसके पास धर्म जी का पार्टनर आया था। उसने उसको एक धर्म गरम ढाबा खोलने का ऑफर दिया था और 18 लाख रुपए एडवांस लिए थे। संजीव कुमार का ऐसा कहना है कि 18 लाख रुपए लेने के बाद आज तक उसने उसका फोन ही नहीं उठाया। आज तक धर्म जी का वो पार्टनर उससे दोबारा मिला ही नहीं, ना ही तो कोई ढाबा खुला और ना ही उसके पैसे वापसी मिले। ये तो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि धर्म जी का कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन FIR हो गई है। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसने खुद को गोली मार ली थी। अगली खबर बहुत ही जबरदस्त किस्म की खबर है भाई साहब। शिल्पा शेट्टी को आप सभी जानते हैं, उसके पति राज कुंद्रा को भी आप सभी जानते हैं। राज कुंद्रा हर वक्त किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में रहता ही है। हर 1-2 महीने के बाद इसके ऊपर कोई ना कोई केस होता ही रहता है। कुछ टाइम पहले मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को फिल्म बनाने के इल्जाम में अरेस्ट किया था और यह बंदा 3-4 महीने तक जेल में रहा था। और अब ईडी भी उसी केस की छानबीन कर रही है। ईडी का ऐसा मानना है कि राज कुंद्रा ने जो पैसे कमाए थे फिल्में बनाकर, वो मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा इंडिया से बाहर भेजे गए हैं। और राज का कहना यह है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, उसने कोई गलत काम नहीं किया। राज हमेशा यही कहता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन जब मुंबई पुलिस ने राज को अरेस्ट किया था तो एक एक्ट्रेस को भी अरेस्ट किया था जिसका नाम है गहना। और मुंबई पुलिस ने ऐसा बताया था कि राज कुंद्रा के लिए फिल्में गहना ही बनाती थी। अब ईडी ने भी गहना से तकरीबन 8 से 9 घंटे तक पूछताछ की है। कितनी भाई साहब? 8 to 9 आवर्स। यानी कि ईडी के पास बहुत सारे सबूत होंगे, ईडी ने बहुत सारे सवाल जवाब किए होंगे और ईडी ने गहना से सब कुछ उगलवा लिया होगा। सूत्रों से ऐसी खबरें आ रही है कि गहना ने ईडी को बताया है कि राज कुंद्रा उसको 3 लाख रुपए पर फिल्म देता था बनाने के लिए। लेकिन ये पैसे राज कुंद्रा डायरेक्ट गहना को नहीं देता था, बल्कि बीच में एक बंदा था उमेश कामत, यानी कि राज उमेश को पैसे देता था और उमेश गहना को पैसे देता था। लेकिन क्योंकि राज का ऐसा कहना है कि उसका इन फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है, तो गहना ने बताया है कि जितनी भी मीटिंग्स उसने की थी वो सभी मीटिंग्स विवान इंडस्ट्रीज के ऑफिस में ही हुई थी और वहां राज कुंद्रा की फैमिली के फोटो भी लगे हुए थे। मैं आपको ये बता दूं कि राज कुंद्रा के बेटे का नाम है विवान। और ईडी को तो आप सभी जानते हैं, ईडी किसी को भी अरेस्ट करके जेल में डाल सकती है और 1-2 साल बेल नहीं मिलती है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ईडी के पास कितने सबूत है राज कुंद्रा के खिलाफ। ईडी राज कुंद्रा को अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी? वैसे तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कितने बिजी रहते हैं, उनको सोने का भी वक्त नहीं मिलता, उनको सही से खाना खाने का भी वक्त नहीं मिलता। लेकिन जब भी उनको बॉलीवुड वालों से मिलने का मौका मिलता है तो वो बिल्कुल फ्री होते हैं। रणबीर कपूर के दादा राज कपूर साहब का 100वां जन्मदिन आने वाला है और कपूर फैमिली इस जन्मदिन को बहुत जोर शोर से मनाना चाहती है। यही वजह है कि पूरी कपूर फैमिली मिलने पहुंची मोदी जी से दिल्ली में। वो आलिया भट्ट भी मोदी जी से मिलने पहुंची, जिसको मोदी जी का नाम ही नहीं पता था कुछ दिनों पहले तक, जिसको यही पता नहीं था कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है। मोदी जी से मिलने करीना और सैफ भी पहुंचे, जिनके बच्चों का नाम है तैमूर। मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था जब सैफ ने दुनिया को बताया था कि उसने अपने बेटे का नाम रखा है तैमूर, क्योंकि तैमूर लंग एक बहुत ही खतरनाक बादशाह था जिसने हिंदुस्तान पर कई बार हमला किया था, जिसने हिंदुस्तान के बहुत सारे मंदिरों को तबाह किया था, जिसने हिंदुस्तान को कई बार लूटा था। तो कहने का मतलब यह है कि मोदी जी तैमूर के माँ बाप से भी मिले और बड़ी खुशी से मिले।
हमारे पीएम मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। पब्लिसिटी होती रहनी चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो। यही वजह है कि मोदी जी बॉलीवुड वालों से मिलते ही रहते हैं। बॉलीवुड में एक ईरानी एक्ट्रेस है जिसका नाम है इल्नाज। अब इस लड़की ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि इसको कई लोगों ने कास्टिंग काउच के लिए ऑफर किया था, कई लोगों ने कास्टिंग काउच के लिए बुलाया था, लेकिन इसने मना कर दिया था। क्या आपने कभी कास्टिंग काउच फेस किया है? हाँ, कास्टिंग काउच तो सब फेस करते हैं। इज इट? हाँ। मना कर दिया था। ओ भाई, ओ भाई, एक ही लाइफ में क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैडम जी, आपने तो जहां तक मुझे पता है कई एक वेब सीरीज की है, तो उन वेब सीरीज में आपको ऐसे ही काम मिल गया था बिना मिठाई खिलाए? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। मुझे इस बात से बिल्कुल ऐतराज नहीं है कि अगर ये लड़कियां ये बताती है कि भाई इनको कास्टिंग काउच के लिए किसी ने कुछ कहा था। मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये सच नहीं बोलती। इनको ये भी बताना चाहिए कि भाई कितनों के ऑफर इन्होंने एक्सेप्ट किए थे और कास्टिंग काउच करने के बाद इन्होंने कौन कौन सा काम किया। और अगर ये लड़कियां सच नहीं बोल सकती तो फिर इनको इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जो लड़की इल्नाज का इंटरव्यू ले रही थी, जब उसने इल्नाज से ये पूछा कि उसका फेवरेट स्टार बॉलीवुड में कौन है, ईशान। ईशान? कितने ईशान है? ईशान खट्टर। तो भाई साहब, इस लड़की ने एक ऐसा नाम लिया जिसको सुनकर जो इंटरव्यू कर रही थी लड़की, उसको भी समझ में नहीं आया कि ये कह क्या रही है। इल्नाज ने कहा कि इसको बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हैंडसम लगता है ईशान खट्टर पट्टर। और जो लड़की इंटरव्यू कर रही थी, एक्चुअली उसको पता ही नहीं था कि ईशान है कौन, तो उसने इससे कई बार पूछा कि कौन ईशान। जब इसने बताया कि शाहिद का भाई, तब उस बेचारी को पता चला। तो एक्चुअली ये बात सुनकर बिल्कुल 100% ये कंफर्म हो गया कि अगर इस लड़की का कुछ नहीं हुआ बॉलीवुड में तो बिल्कुल सही हुआ। मुझे आप ये बताइए, जिस लड़की का फेवरेट एक्टर बॉलीवुड में ईशान खट्टर पट्टर हो, उसकी सोच क्या हो सकती है, उस लड़की का करियर कैसे बन सकता है, वो लड़की जिंदगी में कामयाब कैसे हो सकती है। मतलब दुनिया की कोई लड़की ईशान खट्टर पट्टर की भी फैन हो सकती है? हे ऊपर वाले, उठा ले ये सब नहीं देखा जाता। मतलब क्या हो रहा है यार। मेरे जो पिछले 2 वीडियोस थे उनमें कुछ रिव्यूज ऐसे थे जो दोनों वीडियोस में थे, और इस बात पर आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया और मुझसे पूछा कि भाई ये रिव्यूज दोनों वीडियोस में क्यों डाले। मैं मानता हूं कि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरा हर वीडियो देखते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हर वीडियो को हर कोई नहीं देखता। अगर किसी ने आज का वीडियो देखा है तो शायद वो उससे अगला नहीं देखेगा, उससे अगला नहीं देखेगा, फिर उससे अगला देखेगा। यानी कि किसी भी वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा 50% रिपीट ऑडियंस होती है। तो जो छोटे छोटे टीजर और ट्रेलर के रिव्यूज थे उनको दोनों वीडियोस में इसलिए डाला गया था ताकि सभी लोग उनको देख सके। अगर हर एक वीडियो को सभी लोग देखते तो जाहिर सी बात है मैं उनको रिपीट नहीं करता। बॉलीवुड में एक 24 आवर्स बांटने वाली एक्ट्रेस है जिसका नाम है वामी गब्बी। गंदा दिमाग, गंदी सोच। ये लड़की मिठाई बांटती है, वो भी प्रेस वालों को भाई साहब। तो इस लड़की का एक छोटा सा रोल फिल्म बेबी धवन में भी है। जब फिल्म बेबी धवन का ट्रेलर लॉन्च किया जा रहा था, वरुण और गब्बी दोनों ही स्टेज पर थे। तो गब्बी ने कहा कि ये बेबी धवन एक ऐसी फिल्म है कि इससे बढ़िया फिल्म इस लड़की ने जिंदगी में कभी देखी ही नहीं। बताइए, जिंदगी में कभी देखी ही नहीं। गब्बी का ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान में इससे बढ़िया फिल्म कभी पहले बनी ही नहीं। मुगले आजम, शोले इस फिल्म के सामने कुछ नहीं है। बताइए, ये नॉलेज है इस लड़की की, आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बेबी जॉन के लिए। मैंने ऐसी फिल्म पहले अब जरा सोचिए कि इस लड़की का करियर कैसे बन सकता है, ये लड़की जिंदगी में कैसे एक बड़ी हीरोइन बन सकती है। सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। जिसके लिए वाहियात घटिया बेबी जॉन जैसी फिल्म भी एक कमाल की फिल्म हो, इसका मतलब क्लियर है कि उस बेचारी को फिल्मों के बारे में कुछ नहीं पता। जब भी मैं अपने किसी वीडियो में किसी एक्टर की हाइट की बात करता हूं, वेट की बात करता हूं या एज की बात करता हूं, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि भाई मेरी एज क्या है, मेरी हाइट क्या है, मेरा वेट क्या है। अरे मेरे भाई, मैं क्रिटिक हूं, मैं हीरो नहीं हूं। जो हीरो फिल्म में आ रहा है
उसने उस फिल्म को करने के लिए 40-50 करोड़ रुपए लिए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर एक हीरो ने 40-50 करोड़ रुपए लिए हैं तो बात होगी कि उसकी एज क्या है, बात होगी कि उसका वेट क्या है, बात होगी कि उसकी हाइट क्या है, बात होगी कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसने 50 करोड़ रुपए क्यों लिए हैं। तो अगर आप लोग मुझे किसी हीरो से कंपेयर करते हैं तो इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। आपके मुताबिक मेरी जितनी भी हाइट है, जितना भी वेट है, जितनी भी एज है, मैं जैसा भी दिखता हूं, यही तो वजह है कि मैं सुपरस्टार नहीं हूं मेरे भाई। ये तो हम सभी जानते हैं कि पुष्पा 2 हिंदी सर्किट में जबरदस्त बिजनेस कर रही है। इस फिल्म ने 400 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है और अभी हफ्ता पूरा नहीं हुआ है, और अभी तो आगे बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, नया साल आने वाला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म कितना बिजनेस कर सकती है। लेकिन कमाल ये है कि ये फिल्म तेलुगु में बढ़िया बिजनेस नहीं कर रही है। तेलुगु में नहीं बल्कि साउथ में कहीं भी ये फिल्म बहुत बढ़िया बिजनेस नहीं कर रही है। ये फिल्म जबरदस्त बिजनेस कर रही है सिर्फ हिंदी में। इसे कहते हैं किस्मत। अल्लू अर्जुन जो हिंदी बोल नहीं सकता, उसकी फिल्म को हिंदी सर्किट में देखा जा रहा है। जो फिल्म हिंदी में बनी ही नहीं थी, जो तेलुगु में बनी थी, हिंदी में डब होकर रिलीज हुई है, उसको हिंदी सर्किट में देखा जा रहा है और तेलुगु में नहीं देखा जा रहा है। तो यहां यह कहावत बिल्कुल सच हो गई है कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। यानी कि ऊपर वाले ने अल्लू अर्जुन को छप्पर फाड़ कर दिया है। और इस बात से यह भी साबित होता है कि जो हिंदी फिल्मों के दर्शक हैं वो बॉलीवुड से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं। उनको बॉलीवुड फिल्मों पर यकीन ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड वाले अच्छी फिल्में बना ही नहीं सकते। यही वजह है कि वो गुस्से में इस फिल्म को देख रहे हैं। सीनियर कल्लू भाई की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है आजाद, और इस फिल्म में सीनियर कल्लू भाई अपने भांजे को लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है आंट देवगन। आज इस फिल्म का पहला गाना रिलीज किया गया। ये एक होली का गाना है। वैसे तो ये गाना वैसा ही है जैसे कि 80s में आया करते थे, लेकिन इस गाने को देखकर मुझे गश आ गए। भाई साहब, ये जो आंट देवगन है, इससे ज्यादा सड़ा हुआ हीरो आज तक बॉलीवुड में कभी लॉन्च नहीं किया गया। मैं हमेशा कहता हूं कि बॉलीवुड का सबसे सड़ा हुआ एक्टर नवाजुद्दीन है, लेकिन इस लड़के ने नवाजुद्दीन को भी मीलों पीछे छोड़ दिया। इस लड़के से सड़ा हुआ हीरो ना ही बॉलीवुड में इससे पहले कभी आया और ना ही शायद आगे कभी आएगा। और सीनियर कल्लू भाई का कॉन्फिडेंस देखिए कि वो इसको एक बड़ी फिल्म में लॉन्च कर रहा है। मैं इसको कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं कह सकता, बल्कि इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहूंगा। मतलब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है सीनियर कल्लू भाई से कि भाई साहब, अगर ये लड़का किसी और का बेटा होता तो क्या आप इसको ऑफिस बॉय भी रखते? क्या आप इसको ड्राइवर की नौकरी भी देते? अगर नहीं देते तो फिर आप इसको हीरो कैसे बना सकते हो? आपको यह यकीन क्यों है कि हिंदुस्तान की पब्लिक आपके इस सड़े हुए भांजे को देखने आएगी? मैं 2000% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अजय देवगन का ड्राइवर, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई, ऑफिस बॉय भी इस फिल्म को देखने नहीं जाएगा। जो अजय देवगन के ऑफिस में काम करते हैं, घर में काम करते हैं, वो भी इस फिल्म को नहीं देखेंगे। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप सभी जानते हैं कि कंगना दीदी कोई ना कोई अजीबोगरीब बयान देती रहती है। वो हमेशा कुछ ऐसी बात कहती है जिसके ना सर होते हैं ना पैर होते हैं। एक लड़के ने अपनी बीवी से तंग आकर कर ली और इसी को लेकर मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। जब मीडिया ने कंगना दीदी से पूछा कि आप इस बारे में क्या कहेंगी, तो कंगना दीदी ने कहा कि हो सकता है ये एक ऐसा केस हो कि भाई एक लड़के ने एक लड़की की वजह से कर ली हो, लेकिन हकीकत यह है कि जब भी हस्बैंड और वाइफ में कोई ऐसी बात होती है तो 99% मर्द ही गलत होता है, 1% औरत गलत हो सकती है। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। मैं तो पहले ही कई बार बोल चुका हूं कि कंगना दीदी में बेचारी में दिमाग नहीं है। वो कुछ भी उल जुलूल बात कह देती है बिना कुछ सोचे समझे। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि कंगना सही है या गलत है, ये तो आप ही डिसाइड करो भाई। कसम है उस कमाल के ड्राइवर की जिसने सड़क पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ। नहीं पता चला कि वो कौन है। दुबई में कमाल हो गया, जबरदस्त काम हो गया भाई साहब। मनीष पॉल को तो आप सभी जानते हैं, डबल ढोलकी को। ये बंदा स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के लिए आया और भाई बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, बहुत सारी लड़कियां चिल्ला रही थी। वो ये कह रहे थे कि वो लोग इस लुक्खे के फैन हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इन लोगों की जिंदगी में कितना ज्यादा दुख होगा, ये अपनी जिंदगी से कितने भारी परेशान होंगे, ये अपनी जिंदगी में कितने दुखी होंगे कि ये मनीष पॉल के फैन हैं।
आप जरा सोचकर मुझे बताइए कि कोई भी नॉर्मल इंसान इस लुक्खे मनीष पॉल का फैन कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है भाई? अरे यार, मतलब क्या क्या हो रहा है दुनिया में, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 की जल्दी ही शूटिंग चालू होने वाली है। इस फिल्म में विलन का रोल कर रहा है संजय दत्त और इस फिल्म के निर्माता हैं साजिद नडियाडवाला। पंजाब की एक लड़की है मिस हरनाज संधू, जो मिस यूनिवर्स रही है, और साजिद भाई ने इसी लड़की को बागी 4 में मेल लीड हीरोइन का रोल दिया है। बागी फिल्म के अब तक 2 पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं। दोनों ही ठीक वैसे ही पोस्टर्स हैं जैसे कि एनिमल के। अब मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि जो इस फिल्म का डायरेक्टर है वो बागी 4 बनाना चाहता है या एनिमल 2 बनाना चाहता है। मेरी समझ में यह भी बिल्कुल नहीं आया कि इस फिल्म की हीरोइन हरनाज कैसे हो सकती है, जिसको कोई नहीं जानता, जिसकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये लड़की ना तो सुंदर है और ना ही टैलेंटेड है, ना ही बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है। मेरी समझ में ये भी नहीं आया कि जब इसको एक्टिंग भी नहीं आती तो फिर इस फिल्म में इसको क्यों लिया गया है। क्योंकि टाइगर की पिछली 3-4 फिल्में नहीं चली है, तो मेरे हिसाब से बागी 4 में टाइगर के साथ कोई बड़ी हीरोइन होनी चाहिए थी जिसको लोग देखने थिएटर में जाते। लेकिन अगर टाइगर के साथ एक नई लड़की को लिया जा रहा है तो इससे टाइगर को क्या फायदा हो रहा है, इससे फिल्म को क्या फायदा हो रहा है? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस दिन से इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है बागी 4 का, उस दिन से इस फिल्म के साथ कुछ ना कुछ गलत होते जा रहा है, गलत होते जा रहा है। और ये किसी भी फिल्म के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि जो मैं सोच रहा हूं वो गलत हो, ये फिल्म हिट हो जाए और टाइगर श्रॉफ का कमबैक हो जाए। एक्टर आदित्य पंचोली को तो आप सभी जानते हैं, जिनको कंगना रनावत का एक्स बॉयफ्रेंड बताया जाता है। आदित्य अपने वक्त में बहुत बड़ा हीरो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी फिल्में उसने की हैं। और अब आदित्य पंचोली ने एक और बहुत अच्छा काम किया है। आदित्य ने अपनी बॉडी को डोनेट किया है मेडिकल साइंस के लिए, यानी कि मरने के बाद आदित्य पंचोली की बॉडी को जलाया नहीं जाएगा, बल्कि मेडिकल साइंस के लिए रखा जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि और भी बहुत सारे लोगों को ऐसा करना चाहिए, अपनी बॉडी को डोनेट करना चाहिए मेडिकल साइंस के लिए। दोस्तों, अगर आपने आज का ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।